नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। विकासशील देशों में चीन सबसे आगे है, जो कि 10.4% निस्तारण कर रहा है। जब हम विकासशील देशों का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चीन सबसे आगे है, जो कि विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तारण कर रहा है, और ये कुल कार्बन डाइऑक्साइड के निस्तारण का 10.4% निस्तारण है। संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप द्वारा मात्र 2.6% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, जो अकेले ब्रिटेन के बराबर है। अब जब बात की जाती है, इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप, जो कि पिछड़ा महाद्वीप है, जहां औद्योगिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं, जहां लोग आज भी अपने भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार की अवस्थाओं से, खासतौर से प्राथमिक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही अल्प मात्रा में उत्सर्जन होता है, और ये उत्सर्जन संपूर्ण उत्सर्जन का मात्र 2.6% है, जो कि यूरोप के एक छोटे से शहर अकेले ब्रिटेन के बराबर है। अब आप देख सकते हैं कहाँ एक विशालकाय अफ्रीका महाद्वीप और कहाँ एक यूरोप का छोटा सा देश ब्रिटेन, दोनों बराबर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि वर्तमान समय में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जा रही है, निःसृत की जा रही है, वो मानवीकृत गतिविधियों और मानवीय क्रियाओं द्वारा निःसृत की जा रही है, औद्योगिकरण द्वारा निःसृत की जा रही है, परिवहन की गतिविधियों द्वारा निःसृत की जा रही है, और ये लगातार पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव को बढ़ा रही है। भारत का योगदान इसमें 2.8% है। भारत भी वर्तमान समय के अंदर एक विकासशील देश है, जो कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। पर आप देख सकते हैं कि भारत का वर्तमान समय में भी उत्सर्जन मात्र 2.8% ही है, जो कि चाइना की तुलना में 1/4% से भी कम है, जबकि चाइना 10.4% उत्सर्जन कर रहा है, जबकि भारत उसका 1/4 से भी कम 2.8% मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। वाहनों, उद्योगों, ताप विद्युत गृहों, घरों में जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य कोयला, खनिज तेल जिसे हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, लकड़ी, प्राकृतिक गैस आदि के जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानी जाती हैं। आदि के जलने तथा मानव सभी प्राणियों के श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी उद्गार से, वनस्पति के सड़ने गलने आदि स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है। अब देखा जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचने के क्या क्या साधन हैं? वाहन, जब वाहनों के अंदर हम पेट्रोल डाल के चलाते हैं तो उसके अंदर भी ईंधन का दहन होता है और उत्सर्जन के रूप में धुआं निकलता है। उद्योगों के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन, चाहे वो पेट्रोलियम हो, डीजल हो, केरोसिन हो या कोयला हो, का उपयोग किया जाता है, जिनको जलाने के पश्चात धुआं निकलता है, और धुएं में ये विषैली गैसें होती हैं, जो लगातार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाती हैं। ताप विद्युत गृहों, जहाँ पे विद्युत उत्पादन के लिए ताप विद्युत गृहों का प्रयोग किया जाता है। थर्मल जो पावर हाउसेज होते हैं, जहाँ पे ये बनाई जाती है, वहाँ पे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग खास तौर से किया जाता है। जीवाश्म ईंधन, जैसा उद्योगों में जीवाश्म ईंधन जलता है तो धुआं निकलता है, वैसे ही इन ताप विद्युत गृहों से भी धुआं निकलता है। घरों में विभिन्न प्रकार का जीवाश्म ईंधन, चाहे कोयला, खनिज तेल, लकड़ी, प्राकृतिक गैस आदि को जलाने के पश्चात भी इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है। मानव सहित सभी प्राणियों के श्वसन क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पर हम ये मान सकते हैं कि ये इतनी सीमित मात्रा में निकलती है जिसे प्रकृति स्वयं समायोजित कर लेती है। दूसरी ओर ज्वालामुखी उद्गार एक प्राकृतिक घटना है। इन प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं, पर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भी सीमित होती हैं, कभी कभी होती हैं, जिसे प्रकृति स्वयं समायोजित कर लेती है। वनस्पति के सड़ने गलने आदि स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है, पर यहाँ हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि प्राकृतिक स्रोतों से पहुंचने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होती जितनी ज़्यादा मानवीकृत गतिविधियों और क्रियाओं से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि इनसे लगातार लंबे समय तक
एक बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जबकि प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकृति स्वयं समायोजित कर लेती है। ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाएं कभी कभार और कई वर्षों में एक बार होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से इतनी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। बढ़ते औद्योगिकरण तथा कटते वनों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब देखने में यह आया है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, लगातार वनों की कटाई हो रही है, वनों को जमीन से साफ किया जा रहा है। उद्योगों को लगाने के लिए जमीन चाहिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए खनिज चाहिए, तो पहले तो जमीन को साफ करते हैं। वनों को लगातार औद्योगिकरण और वनों की मात्रा के अंदर एक विरोधाभासी संबंध देखा जाता है, विपरीत संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जाता है वैसे वैसे वन कटते चले जाते हैं, और हम ये जानते हैं कि वन लगातार वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को समायोजित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाने के लिए लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और वायुमंडल में प्राणदायी वायु, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, उनका उत्सर्जन करते हैं। तो वन हमारे लिए एक रक्षक की तरह कार्य करते हैं, पर वर्तमान समय में हमारी औद्योगिक गतिविधियां और हमारा लालच धीरे धीरे इसे खत्म करता जा रहा है, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। वनों के कारण बढ़ते औद्योगिकरण तथा कटते वनों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। मौसम के स्थायित्व तथा जीवमंडल के विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन के लिए आवश्यक है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2300 अरब टन बनी रहे। अब बात ये आती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सीधे तौर पर हमारे लिए हानिकारक नहीं है, मौसम और जीवमंडल के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक है कि पृथ्वी के औसत तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखें, ताकि पृथ्वी पर वनस्पति और जीव जंतुओं का अस्तित्व बना रह सके। इसलिए आवश्यक है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक नियत मात्रा बनी रहे। ये नियत मात्रा 2300 अरब टन तक है, जो कि प्राकृतिक रूप से वायुमंडल के अंदर मौजूद रही है और रहनी भी चाहिए। वायुमंडल में विभिन्न स्रोतों से पहुंचने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को अवशोषित कर वायुमंडल में इसका संतुलन बनाए रखने में समुद्रों तथा वनस्पति की प्रमुख भूमिका होती है। अब क्या होता है, वायुमंडल में विभिन्न स्रोतों से जो कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा पहुंचती है, उसको अवशोषित कर वायुमंडल में इसका संतुलन बनाए रखने में समुद्रों और वनस्पति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, पर वनस्पति और समुद्र इसे संतुलित कर लेते हैं और उसकी संतुलित अवस्था बनाए रखते हैं। तो ये विशेष रूप से वो साधन हैं जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियत रखते हैं, पर हमारी अविवेकशील गतिविधियों के कारण धीरे धीरे हम इन रक्षकों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरातल के 70% से भी अधिक भाग पर फैले समुद्र अपने वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को समाये हुए हैं। जब अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि अपने ऊपर जो वायुमंडल है, समुद्रों के ऊपर जो वायुमंडल है, उसके तुलना में समुद्र अपने अंदर 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित रखे हुए हैं, अपने अंदर समाये हुए हैं। कल्पना की जाए कि ये गैस यदि वायु के समान समुद्रों में भी होती तो समुद्र इतनी सारी वायुमंडल में यदि विमुक्त कर देते तो पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन जैसी समस्या शायद पहले ही कभी आ चुकी होती। तो समुद्रों में ये क्षमता होती है कि वो अपने वायुमंडल की तुलना में कई गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर रखते हैं, जिससे वायुमंडल में उसकी नियत मात्रा बनी रहती है, जो कि हमारे जीवन और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। समुद्रों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जल में घुली रहती है, किंतु अधिकांश भाग कार्बोनेट यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। समुद्रों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा तो जल में घुली रहती है, पर उसका अधिकांश भाग कार्बोनेट के यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ देखी गई है। समुद्रों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक रासायनिक क्रिया होती है, जिसमें इस प्रकार के कार्बोनेट के यौगिक बन जाते हैं। समुद्रों और वायुमंडल के मध्य प्रतिवर्ष लगभग
200 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब जब पृथ्वी के ऊपर, जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 70% क्षेत्र के ऊपर जल का विस्तार पाया जाता है, अर्थात समुद्री क्षेत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 200 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है वायुमंडल और समुद्र के बीच में। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का सबसे बड़ा साधन वनस्पति जगत है। जब ये बात की जाती है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को एक नियत अवस्था में रखना, उसका अवशोषण करना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बड़ी तेज़ी से बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ने देने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? ऐसा कौन सा स्रोत है जो वायुमंडल में पाई जाने वाली अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को आसानी से नियंत्रित कर देता है? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है वनस्पति जगत का नाम है। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं और भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में वह सूर्य की ऊर्जा के उपयोग के साथ साथ वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करके ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में एक प्राणदायी वायु के रूप में जानी जाती है, जो कि विभिन्न जीव जंतुओं के श्वसन क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। तो इस तरह से वनस्पति जगत वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियत बनाए रखने का कार्य करते हैं। वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत हरे पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग करते हैं। साथ में वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। पेड़ पौधे प्रतिवर्ष वायुमंडल से 60 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। अभी देखा गया कि वर्तमान समय में जितने भी पेड़ पौधे विद्यमान हैं वो लगभग 60 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अवशोषित कर लेते हैं और उसके बदले में वो हमें अच्छी गैस, जिसे हम ऑक्सीजन का नाम से जानते हैं, वो उत्सर्जित भी करते हैं। तो एक तरह से पेड़ पौधे दोहरा काम कर रहे हैं। जो हमारे लिए विषैली और हानिकारक गैस है उसका तो अवशोषण कर रहे हैं और हमारे लिए लाभदायक गैस को उत्सर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसों के संतुलन को बनाए रखने का एक बेहतरीन कार्य करते हैं। किंतु तीव्र औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन के दहन में वृद्धि तथा वनों की कटाई के कारण समुद्रों व पेड़ पौधों द्वारा अवशोषण की तुलना में वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की दर अधिक होने के कारण इसकी मात्रा निरंतर बढ़ रही है। अब ये देखा गया है कि तीव्र औद्योगिकरण के कारण जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों को चलाने के लिए, औद्योगिक मशीनों को चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में हमें प्रमुख रूप से इस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम को हम सम्मिलित करते हैं। जब कभी भी हम इनका उपयोग करते हैं, इनका दहन करते हैं, तो दहन क्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है और ये गैसें सीधे वायुमंडल में छोड़ दी जाती हैं। तो तीव्र औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन के दहन में वृद्धि, वनों की कटाई के कारण समुद्रों व पेड़ पौधों द्वारा अवशोषण की तुलना में वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की दर अधिक होने से वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ रही है। अब क्या होता है, एक तरफ तो वन और समुद्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, दूसरी ओर तीव्र औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधन के दहन में जो वृद्धि हुई है उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है उसकी मात्रा कहीं अधिक होती है इन स्रोतों द्वारा संतुलित की गई कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। विगत 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 27% की वृद्धि हुई है। अब आप ये देख सकते हैं, केवल मात्र 100 वर्षों के अंदर वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 27% की वृद्धि हो गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा है, मात्र केवल 100 वर्षों के अंदर। इसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है। अब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक
ग्रीन हाउस के शीशे की भांति एक परत बना दी गई है। ये मोटी परत लगातार पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है और पृथ्वी के इस प्रगामी तापमान में वृद्धि से जो समस्या हमारे सामने आ रही है उस समस्या का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम भूमंडलीय तापन के नाम से जानते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में पहला प्रश्न, विकासशील देशों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन कौन करता है और कितना करता है। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। ये प्रश्न मुख्य रूप से एक अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अधिकतम 20 शब्दों में देना है। इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि विकासशील देशों में वर्तमान में कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन कर रहा है और कितनी मात्रा में वो उत्सर्जन कर रहा है। इस अध्याय से संबंधित दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष वायुमंडल एवं समुद्रों के मध्य कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अर्थात आपको उस मात्रा को बताना है जो कि प्रतिवर्ष समुद्रों और वायुमंडल के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के रूप में होती है। यह भी एक अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अधिकतम 20 शब्दों में देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।